हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो इस वीडियो में हम वन नेशन वन स्टैंडर्ड को डिस्कस करेंगे। कंटेंट जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है और उसी के साथ ये वाला टॉपिक जो है ईपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड आपका हो जाएगा और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे रिलेटेड है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज और जो पीसीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉमन वीडियो है। एंड में हम कंप्यूटर्स के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए वन नेशन वन स्टैंडर्ड जो है वो न्यूज़ के अंदर क्यों था, क्योंकि वह देखिए ऐसा नहीं है कि इसको अभी शुरू किया गया है, बट अभी क्या हुआ था कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो वर्क होता है, मतलब कि जो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट्स की होती है उसको रिव्यू किया गया था। और उसके रिव्यू करने के बाद हमारे जो फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर थे पीयूष गोयल, उन्होंने कहा कि हमने जो 2019 के अंदर एक वन नेशन वन स्टैंडर्ड जो स्कीम बनाई थी उसके ऊपर स्ट्रेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो। और उसी के साथ जितनी भी लैब्स होती हैं टेस्टिंग के लिए इंडिया के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स को, उनके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और उसी के साथ जो लैब टेस्टिंग है और जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की होनी चाहिए। इस वजह से ये कल के पेपर में, जो कि कल का करंट अफेयर था, उसके अंदर न्यूज़ के अंदर था और अभी हमें फैक्ट तक का करंट अफेयर करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन था उसको सबसे पहले सितंबर 2019 में शुरू किया गया था। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके कंट्री के अंदर, और उसी के साथ जो है BIS के साथ मिलके इन सारे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाता था एक नेशनल बॉडी की तरीके से। आपको याद रखना है कि जो BIS है, डेट इज़ की ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, वो एक नेशनल बॉडी है जो कि इंडिया के अंदर चीज़ों का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट प्रीलिम्स का पॉइंट है। फर्स्ट प्रीलिम्स का पॉइंट आपका ये हो गया था। यहाँ पे नीड क्या है इस तरीके के रिव्यू करने की, मतलब वर्क को रिव्यू करने की या उनकी क्वालिटी की। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जब हम किसी एक नेशन की बात करते हैं या हम किसी एक एरिया की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनी होती है। जैसे हम चाइना के गुड़ की बात करते हैं, चाइनीज़ गुड़ चाहे कितनी अच्छे हो, हम कहते हैं यार चाइना का है, नकली है, मतलब कि हमारे दिमाग में एक इमेज बन चुकी होती है। तो यहाँ पे एक नेशन के करैक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि ये नाम हो सके कि इंडिया का प्रोडक्ट है तो ये अच्छा ही होगा, इसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी, इस वजह से यहाँ पर ज़रूरत होती है। उसी के साथ एक नेशनल यूनिफॉर्मिटी आती है। ये नहीं है कि इधर का एरिया का प्रोडक्ट है तो ये अच्छा होगा, इधर का होगा तो बुरा होगा, मतलब कि पूरे नेशन के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी यूनिफॉर्मिटी सेम रहे और उसी के साथ जो है एक यूनिफॉर्म नेशनल स्टैंडर्ड्स दूसरी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में पहुंच चुके। अब जो आपको पता लगाना है वो होना चाहिए कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड फैक्ट्स क्या है अपने पेपर के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये ओनली नेशनल बॉडी है जो कि स्टैंडर्ड्स को फ्रेम करती है। किसके अंडर ये आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अंदर इसको शुरू किया जाता है। यहाँ पे ये किस तरीके से काम करती है? तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, जो भी गुड्स है उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, उनकी क्वालिटी को मार्क करके, और उसी के साथ जो भी उससे कनेक्टेड इश्यूज़ होते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड, उन सब का वर्क जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ही फॉलो करती है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कब सेटअप की गई थी? तो 2016 की एक एक्ट थी जिसके अंदर इसको सेटअप किया गया था। और यहाँ पे एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि वो किसी भी अथॉरिटी को और एजेंसी को BIS के साथ अपॉइंट कर सकता है ताकि जो भी प्रोडक्ट्स है उनको वेरीफाई किया जा सके, जो भी सर्विसेज है उनको वेरीफाई किया जा सके, और उसी के साथ एक जो स्टैंडर्ड है ताकि सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा सके प्रोडक्ट को, उस स्टैंडर्ड का ये अपॉइंट कर सकती है कोई भी एजेंसी। उसी के साथ जो है यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो कि एक स्टैंडर्ड मार्क को बियर करता है और उसके अंदर कोई दिक्कत हो जाती है तो उस टाइम पीरियड में भी उसको रिपेयर करना या रिकॉल करने का काम जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हो जाता है, जिसमें कि टोटल मतलब पूरी तरीके से इंडियन स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, बस एक नाम के लिए दिया गया है। उसी के साथ मैंने गाइस कल की वीडियो में आपसे, कल की नहीं परसों की वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसने धन के तत्काल लेन देन की प्रणाली RTGS को अब वर्ष के सभी दिन 24 घंटे के लिए शुरू कर दिया है। तो आपको ये बताना था कि इन तीनों स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट सही थी। फर्स्ट स्टेटमेंट थी यहाँ पे RTGS का पूर्ण रूप रियल ट्रांजैक्शन ग्रोथ सेटलमेंट है। सेकंड थी RTGS से न्यूनतम 2 लाख रुपए का लेन देन किया जा सकता है। और थर्ड स्टेटमेंट थी यहाँ पे कि RTGS प्रणाली में अधिकतम राशि के लेन देन की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस थे आपके सामने
केवल 1, 2 और 3, थर्ड था 1 और 3 एंड लास्ट था 1, 2, 3। तो मोहम्मद इरफान, कॉन्ग्रेचुलेशंस इरफान, आपने सबसे पहले और बिल्कुल सही आंसर दिया है, एक्सप्लेनेशन भी आपने सही दिया है यहाँ पे। तो आई विश आप अपना ड्रीम जल्दी से जल्दी अचीव करें। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन था वो था 2 एंड 3, मतलब कि ये दोनों जो स्टेटमेंट है आरटीजीएस से न्यूनतम 2 लाख का लेन देन किया जा सकता है और इसमें अधिकतम राशि के लेन देन की कोई सीमा नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है। नेक्स्ट जो है हमने अभी जो कंटेंट पढ़ा इंग्लिश में वही हिंदी में भी है। हाल ही में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल द्वारा सशस्त्र स्तर पर मानकों को एक रूपता लाने के लिए एक राष्ट्र एक मानक अभियान को शुरू किया गया है और उसको और ज़्यादा स्टैंडर्ड विश्व मानकर स्तर के होने चाहिए, ये कहा गया है। तो आप एक बार इनको देख लीजिए कि यही वाली चीज़ें जो मैंने आपको इंग्लिश में बताई है वो हिंदी के अंदर भी है। इसका उद्देश्य देश में प्रचलित विभिन्न मानकों को भारतीय मानक ब्यूरो के साथ समृद्ध करना है और भारतीय मानक ब्यूरो भारतीय में मानकीकरण के लिए एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय निकाय है। तो आप एक बार इसको रीड कर लीजिए। ओके, डन। तो अब जो है वो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कंप्यूटर हमारा सब्जेक्ट पूरा हो चुका है तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो किसका एग्जांपल है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है सॉफ्टवेयर की। तो फर्स्ट इज क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, सेकंड इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, थर्ड इज हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर एंड डी इज वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके, डन। तो यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है वो हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है कि अगर मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसको प्रिंट मोड में बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब कि जस्ट नॉर्मली आपने कोई सेटिंग्स नहीं करी, आपने बस उसको सेव कर दिया, तो वो किस मोड में सेव होगा अपने आप। फर्स्ट है लैंडस्केप मोड, बी है पोर्ट्रेट मोड, सी है पेज सेटअप एंड डी इज प्रिंट व्यू। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके, डन। तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो वो हमेशा पोर्ट्रेट मोड में सेव होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि जो कंप्यूटर प्रोसेसर होता है उसके अंदर कौन से फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। ए इज़ CPU एंड मेन मेमोरी, बी इज़ हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी ड्राइव, सी इज़ कंप्यूटर यूनिट एंड ALU एंड लास्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो इसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर कीजिएगा, कल के वीडियो में मैं नाम अनाउंस करूँगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है कि द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम यूजिंग। तो जो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था उसमें क्या यूज़ किया गया था, कैसी लैंग्वेज या कोड यूज़ किया गया था। तो फर्स्ट यहाँ पे है असेंबली लैंग्वेज, सेकंड है मशीन लैंग्वेज, थर्ड है स्पैगेटी कोड एंड लास्ट इज सोर्स कोड। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके, डन। तो सबसे पहले जो है वो मशीन लैंग्वेज को यूज़ किया गया था किसी भी फर्स्ट कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब तक की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल पे मैं वीडियोस की नोटिफिकेशंस को भी डालती हूँ, उसके साथ स्टडी कंटेंट भी डालती हूँ, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।